निम्मी एक 25 वर्षीय ऐसी लड़की थी जिसकी शादी को एक ही साल हुआ था कि एक हादसे में उसके पति की जान चली जाती है। इससे निम्मी बिल्कुल टूट गई थी। पति के जाने के 2 महीने बाद ही उसका जीना मुश्किल सा हो गया था। आसपास के लोग और सास देवकी बिना ताने सुनाए रहते नहीं थे। अरे ओ नास पिटी करम जली, कहाँ मर गई? 9 बज रहे हैं, अभी तक चाय नहीं बनी तुझसे? आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी। लगता है तेरे बदन में ढीलापन ज्यादा आ गया है। तेरे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे जभी तू काम करेगी। माँ जी बस ला ही रही थी, वो चाय फट गई थी ना तो दोबारा बना रही थी। अच्छा, तू अब मेरे सामने बहाने बनाएगी? तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलकर देवकी उस पर हाथ उठाती ही है कि इतने में उसका पति नरेश आ जाता है और कहता है, देवकी, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा तो लिहाज करो, ऐसे बहू पर कोई हाथ उठाता है क्या? ये बहू नहीं, अभागन बहू है, जिसके इस घर में कदम रखते ही मेरा बेटा चल बसा। मेरे बेटे को खा गई ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट से हुई है, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। अरे इसी अभागन कलमुही की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। इसकी तो शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। बस देवकी, अब और नहीं। जरा उस बेचारी की हालत देखो और कितना कोसोगी उसे। बहू तुम अंदर जाओ। बहू मैं बोल रहा हूँ, न जाओ। हाँ हाँ भेज दो उसे। आपको बड़ा बुरा लग रहा है ना उसके लिए। बस देवकी बस, अपना नाश्ता करो, तुम खुद चैन से रहो, औरों को भी रहने दो। ऐसे ही दोपहर के वक्त खाने के बाद वो घर के सारे कपड़े लाकर उस पर फेंकते हुए कहती है, ये ले सारे कपड़े और अच्छे से धो दियो। अगर मुझे एक भी दाग दिखा या मेरी साड़ी खराब हुई तो तू सोच लियो कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। सारे कपड़े तू अपने हाथों से धोएगी, खबरदार जो मशीन को हाथ लगाया तो। पर माँ जी, इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी? तुझे बोला ना, हाथ से धोएगी। और फिर मेरी महंगी साड़ी है, तेरी तरह सफेद साड़ी नहीं है। जी माँ जी। निम्मी देवकी की बात मानकर सारे कपड़े हाथ से धोने लगती है। इतने कपड़े वो बड़ी ही मुश्किल से धो पाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वो सारा काम खत्म करके खाना खाने जाती है, तभी देवकी उसे आवाज लगाकर अपने पैर दबाती है। पैर दबाने के बाद वो फिर से खाने के लिए बैठती है कि तभी देवकी फिर से किसी काम के लिए उसे आवाज लगाती है और उसकी रोटी पिल्ली मुंह में दबाकर ले जाती है। जिसके बाद वो कहती है, कैसी अभागन हो गई हूँ मैं। ना मेरी जिंदगी में पति का सुख है, ना घर परिवार का। मेरी खुद की सास ने भी मुझे धिक्कार दिया। 2 वक्त की चैन की रोटी तक नहीं है खाने के लिए। कैसा जीवन हो गया है मेरा, ऐसे ही सोना पड़ेगा मुझे। ये बात उसका ससुर सुन लेता है। निम्मी जैसे ही अपने कमरे को बंद करती है, तभी हाथ में खाना लिए हुए नरेश आ जाता है और कहता है, अरे बहू, ये क्या, तू ऐसे ही भूखी सोएगी क्या? अरे पापा जी, हाँ मैंने खाना खा लिया। देखिए मैंने सारा खाना खा लिया। बहू मुझसे तो झूठ मत बोल। नरेश निम्मी को जैसे तैसे खाना खाने को मना लेता है। अगले दिन कोई शादी का न्योता उनके घर दे जाता है। देवकी और नरेश तैयार हो जाते हैं। नरेश बहू को ऐसे ही देखकर बोलता है, अरे निम्मी बहू, तुम तैयार नहीं हुई? जाओ तैयार हो जाओ। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये विधवा अभागन सी एक शादी के पवित्र समारोह में जाकर क्या करेगी? उस नए जोड़े को भी अभागी बना देगी, अपशगुन कर देगी। ये लोग थू थू करेंगे हम पर। बस देवकी, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। बहू तुम जाओ, तैयार होकर आओ। नहीं पापा जी, माँ जी सही कह रही है। वहाँ शादी में 2 लोग एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में मुझ जैसी अपशगुनी का क्या काम है? आप चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। नहीं बहू, तुम चलो, मैं नहीं मानता। देखो जी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर ये गई तो मैं नहीं जाऊंगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस शादी में मेरा जाना कितना जरूरी है। इसलिए बताइए, आप चल रहे हैं मेरे साथ या नहीं? इस तरह दोनों शादी में चले जाते हैं। निम्मी कमरे में अकेले बैठकर अपनी लाल चूड़ियाँ, शादी का लहंगा देखकर पति की फोटो लेकर रोने लगती है और निम्मी उसे याद करते हुए सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन देवकी के कहने पर निम्मी बाजार से सामान लेने जाती है। सब्जियों का थैला काफी भारी होने के कारण वो उससे गिर जाता है। तभी नैतिक नाम का लड़का उसकी मदद करता है और उसका सामान उठा देता है, जिससे उसका हाथ निम्मी से टच हो जाता है। ये चीज आसपास के लोग देख लेते हैं।
जिसके बाद निमी कहती है, शुक्रिया मदद करने के लिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, थैला ज्यादा भारी है तो आप बोलो, मैं आपका सामान घर तक पहुंचवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई देखो देखो कैसे विधवा होकर मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही है। पति को गए 3 महीने भी नहीं हुए और इसे कैसे मजे आ रहे हैं इसके छूने से। अरे बुरा लगेगा भी क्यों, मजे ही आएंगे, कोई ना कोई मर्द तो चाहिए ही होगा। अरे पति को खा गई, अब कोई और भी तो होना चाहिए ना। सास तो अभी तक सुहागन है और ये निर्लज अभी से अभागन हो गई। अरे आप सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसे खुद औरत होकर दूसरी औरत के लिए बोलना आपको शोभा नहीं देता? मैंने बोला था ना आप मत करिए, लेकिन आपने नहीं सुना। देखिए आप इन सब की बात मत सुनिए, लोगों का तो काम है कहना। निमी मना करती है, लेकिन नैतिक उसका थैला उठाकर उसे घर तक छोड़ देता है और जब जा रहा होता है तो नरेश उसे देख लेता है। तभी वो रोकते हुए उससे कहता है, अरे नैतिक, नैतिक बेटा जरा रुको। अरे बाऊजी आपका घर है क्या ये? हाँ बेटा, पर तुम यहाँ कैसे? वो बाऊजी मैं यहाँ पर किसी की मदद करते हुए आया हूँ। वो यहाँ पर एक सफेद साड़ी वाली लड़की थी। अरे तू निम्मी की बात कर रहा है? अरे बेटा वो तो मेरी बहू है। इसका मतलब बाऊजी मोहित अब नहीं रहा, पर कैसे? मैं तो जब मिला था वो तो बहुत खुश था, अभी 4 महीने पहले की ही बात है। हाँ बेटा, लेकिन फिर उसका देहांत हो गया एक हादसे से। बाऊजी आप परेशान मत होइए, अनहोनी को कौन रोक सकता है अब। खैर तू ठीक तो है ना? शादी वादी हुई तेरी? अरे निम्मी बहू जरा पानी तो लाना। नहीं बाऊजी अभी नहीं हुई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि निमी पानी लाकर देती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। नैतिक भी उसे बड़े प्यार से निहारता है और मन में कहता है, इन्हें देखकर तो लगता नहीं है कि ये ज्यादा एज की होंगी। पता नहीं भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। काश इन्हें दोबारा मौका मिल जाए एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अरे नैतिक बेटा कहाँ खो गए? पानी पियो। जी बाऊजी। नैतिक बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, आदर्शवादी, सबकी मदद करने वाला। अच्छा बाऊजी अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अब आते जाते रहना। ये बोलकर नैतिक निकल जाता है। वक्त बीतता है। नैतिक अब रोज नरेश की वजह से आने जाने लगता है। इसी बीच वो निमी को पसंद करने लगता है और रोज उसे काम करते हुए देखता है। साथ ही देवकी से ताने सुनता हुआ भी देखता है, जिस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक शाम वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ से निम्मी आती है और दोनों के बीच टक्कर हो जाती है। निमी गिरने ही वाली होती है कि नैतिक उसे अपनी बाहों में लेकर संभाल लेता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जब घर में कोई नहीं होता तो निमी भी उससे बातें कर लिया करती है, जिसके बाद वो थोड़ी खुश रहने लगती है। ये चीज नरेश नोटिस कर लेता है और वो बोलता है, ये दोनों साथ में बहुत खुश हैं। क्यों ना मैं बहू का घर बसा दूं? कब तक मेरे बेटे के गम में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? बेचारी की पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे पूरा विधवा बनकर तो नहीं जीने देना चाहिए। नरेश नैतिक से निमी के पसंद करने की बात करता है। ये सुनकर वो इस बात को मान लेता है। इसलिए नरेश देवकी से निमी की दूसरी शादी करने की बात करता है, जिसे सुनकर वो बौखलाकर बोलती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है या गड्ढे में चला गया है? ऐसे कैसे बहू की दूसरी शादी हो सकती है? एक अभागन किसी की सुहागन कभी नहीं बन सकती। आपने सोचा भी है कैसे? देवकी वो कब तक ऐसी विधवा जिंदगी को जिएगी? सबको हक है एक मौका मिलने का। जरा उसके मन की भी तो सोचो, पूरी जिंदगी कैसे काटेगी? और लोग उसे ताने जो देते हैं, कम से कम शादी कर लेगी तो उसे ये ताने भी नहीं मिलेंगे, साथ ही हमें पुण्य भी मिलेगा बेटी की शादी करके। देखिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बहू की दूसरी शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। ये कभी राजी नहीं होगी। ऐसे तो बहू गुलाम बनकर रहेगी और उसकी जिंदगी मैं बदतर नहीं होने दे सकता। नरेश इतना कहता है कि कमरे के बाहर खड़ी निमी सब कुछ सुन लेती है और रोने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। नरेश अपनी बहू को दूसरी शादी नैतिक से करने के लिए समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। नरेश के खूब समझाने के बाद वो निमी को नैतिक से शादी करने के लिए राजी कर लेता है। दोनों की शादी मंदिर में कराकर उसे नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद देता है। यह बात सुनकर देवकी हैरान हो जाती है, लेकिन वो करती भी क्या? नरेश उसे जब तक नैतिक के साथ विदा कर चुका था।